प्रदीप शर्मा जी, एक बार आपके साथ में पहले शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि ठीक है टीएमसी जो कर रहा है वो परसेप्शन बिल्डिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है, चुनावों से पहले क्या है वो सब छोड़ देते हैं क्योंकि चुनावी नतीजे आने हैं। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कब तक ऐसा होगा कि इलेक्शन कमीशन को अपने द्वारा किए गए कामों को लेकर सफाई देनी पड़ेगी, हर कोई आरोप पर जवाब देना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनाएगा तो फिर उस पर सवाल खड़ा किया जाएगा। इससे बेहतर यह है कि भाई अपनी आपकी तो लीगल टीम बहुत मजबूत होगी ना, टीम सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो लीगली पहले फुल प्रूफ तो कर लो अपनी उस शिकायत को जिसको लेकर कोर्ट जा रहे हो या चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हो। पूर्णिमा जी, इससे पहले कि मैं आपका आंसर करूं, मेरे ख्याल में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि बेसिकली जो सेंट्रल डिप्लॉयमेंट है ये क्यों ज़रूरी थी इस टाइम पर। आप क्या ये भूल सकते हैं कि जब सीबीआई की टीम वेस्ट बंगाल में गई तो उसके ऊपर हमला हुआ? क्या आप ये भूल सकते हैं जब ईडी की टीम गई तो कैसे वहाँ पर मतलब वहाँ पर लोगों को रोका गया काम करने से? क्या आप केजी कार जो हॉस्पिटल के जो एपिसोड हुआ, आरजी कार हॉस्पिटल में जो एपिसोड हुआ, उसके बाद जब यहाँ से ऑब्जर्वर गए उनके साथ क्या हुआ, इन सब चीज़ों को भूला नहीं जाता। अब बात यह है कि वी आर लव अबाइडिंग सिटीजन्स, वो चाहे मैं हूँ, ममता जी हूँ, XYZ कोई भी हूँ, हम सब जो लोग हैं वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, ना ही उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज को डिफाइन किया हुआ है, हर एक चीज को यह बताया हुआ है कि किसकी क्या पावर है। इलेक्शन कमीशन की, जैसे कि मैंने बताया था, आर्टिकल 324 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स है। अब आप एक बात बताइए, मैं इनकी परेशानी का आंसर आपको दे देता हूं। इनकी परेशानी का आंसर ये है कि अज्यूमिंग एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और इनको ये लग रहा है कि फला जगह पर यहाँ पर गड़बड़ी हुई और अल्टीमेटली जो इलेक्शन जिसके भी फेवर में गए दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन वहां पर एक गड़बड़ हुई और उसके तहत ये डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए। तो मैं इनको बताता हूं कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है एज पर लॉ। आप इलेक्शन पिटीशन डालिए हाई कोर्ट के अंदर, राइट। हाई कोर्ट में जब आप इलेक्शन पिटीशन जाएंगे तो आपके पास एक वाया मीडिया है, आपके पास एक रास्ता है जिसके जो कानूनी तौर पर आप उस पर जाकर और आप उसको जो भी वो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको हमेशा चैलेंज कर सकते हैं। 40-45 डेज आई थिंक एक मार्जिन होता है जब आप रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद रीअपील कर सकते हैं उसको लेकर, अगर आपको लगता है तो आपके पास एक प्रोविजन है। आप आज मतलब जस्ट अजम्पशंस के ऊपर और प्रिजम्पशंस के ऊपर कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, कुछ होगा तभी तो कुछ बात करेंगे ना। आज ईसी के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क उठा दिया, कल को हो सकता है आप सेंटर में हो, फिर कल को दूसरी पार्टी उठाएगी, तो ईसी तो बस यही रह गई क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनका बस नहीं चलता किसी का भी। पर तो सवाल बीजेपी ने भी उठाए हैं। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। पॉलिटिकल पार्टीज का तो बस नहीं चलता क्योंकि उनको भी, इलेक्शन कमीशन को भी ऐसे रूटीन वे में प्रोसीजर हटाया नहीं जा सकता है। अदरवाइज तो ये कहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को भी हटाओ, ये तो मेरी पसंद का होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि जब एक कानून के अंदर प्रक्रिया है, एक वे आउट है, एक तरीका है, तो फिर उस तरीके को अडॉप्ट करके वो अडॉप्ट करना ज्यादा अच्छा है या असम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस के ऊपर बेस हम आगे बढ़े। पे भी जाके आपको ये पता लगे कि सब कुछ चुनाव आयोग अपने अधिकारों के तहत कर रहा है तो फिर शांत हो जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। रोहन मित्रा जी, ठीक है, रोहन मित्रा जी। जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा कुछ कहने में आपको कुछ गलत लगा। तो देखिए, मैं जो बोलना चाहता था वो सुन लीजिएगा, फिर आपका काउंटर क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगा। मैं जो बोल रहा था कि अगर बंगाल में एसआईआर प्रोसेस अगर ईसीआई ने ठीक तरीके से किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन के बाद ये ट्रिब्यूनल्स नहीं देते, ये और कहीं पे नहीं हुआ था, सिर्फ बंगाल में हुआ है। इट वाज रॉन्ग, इसलिए ट्राइब्यूनल्स किया है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट भी गलत किया था, इसलिए आज एजुकेशन में इतने सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से चले गए थे। एक और ऑब्जर्वेशन देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ही, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 27 लाख बाद पड़ा है उसमें से भी लोग बाद में जाके इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम कर सकते हैं। तो हमारे जो अधिकार के लिए लड़ाई था वो लड़ाई अभी भी है, तो आप हमें इसमें गलत नहीं बोल सकते। सेकंड पॉइंट इज
एक और पिटिशन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने चल रहा है, उसमें अभी तक जज ने कोई राय नहीं दिया है, वो कि ईसीआई जो गणेश कुमार का वो जगह पे बैठने का, तो ये जायज सवाल है जो हम लोग ईसीआई के खिलाफ करेंगे। और जब आते हैं बंगाल के बारे में, मैम समझ लीजिए कि एक चीज के बंगाल में जो वोटिंग होता है, जो अधीरदा ने बोला था कि हमारे इधर पे लोकल बॉडीज पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत गलत तरीके से होता है। उधर पे जो जीतता है ऑपोजिशन को, उसको सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं, उसको आप नॉमिनेशन फाइलिंग करने नहीं देते हो। तो इसलिए मैं भी कैंडिडेट था, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इलेक्शन डे में जैसे माहौल क्रिएट हुआ था उसमें मैं इलेक्शन कमीशन को तो मैं बोलूंगा कि वो इलेक्शन डे में वायलेंस नहीं हुआ और हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है, इसमें तो मैं उनको बोलूंगा कि अच्छा काम किया है। तो इसमें दो चीज अलग अलग चीज है, इसलिए मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं। तो अब अपना काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं उसका भी जवाब दे नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। और जो आपने एसआईआर को लेकर बोला, मैं फिर भी कह रही हूं कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन था वो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर था। और आप याद करिए कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है, आधार कार्ड की बात आई थी, उसको भी इंक्लूड किया जाए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था, साथ ही ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम ये समय सीमा रख रहे हैं कि अगर कोई त्रुटियां हो जिसकी संभावना है तो रीअपील की जा सकती है, हम उसको एड्रेस करेंगे। और सर ये भी याद रखिए कि इसी बंगाल में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जीत का मार्जिन वोट के मार्जिन से, हमारी इस पर मॉनिटरिंग है, आप याद करिए ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कुछ याचिकाएं गई जिसमें से कुछ की सुनवाई हुई तो कुछ वोटर्स का नाम इसमें जुड़ पाया। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर रखी हैं या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आपके लिए है नहीं, आपके लिए भी है, टीएमसी के लिए। टीएमसी की अपनी वजह है, आपकी अपनी वजह है। रोहन गुप्ता जी आ जाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा मित्रा साहब, थोड़ा सा समय दीजिएगा। रोहन गुप्ता जी इस पर काउंटर रखना चाह रहे हैं। रोहन जी देखिए पूर्णिमा जी, जो पूरी आर्ग्यूमेंट है, हमने पहली बार ये ऐतिहासिक हुआ है पश्चिम बंगाल के चुनाव के इतिहास में कि पहली बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव हुआ। ये पहली बार हुआ है कि प्रीपोल अलायंस में एक भी पश्चिम बंगाल के वासी की हत्या या मृत्यु नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है। ये हालांकि 13-15 जो पोलिंग बूथ में रीपोलिंग हुई, पहले फेज में एक भी बूथ पे रीपोलिंग नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव वाले दिन किसी की भी हत्या नहीं हुई। देयर आर मेनी फर्स्ट। फिर भी आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। 2,40,000 लोगों वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बलों को आप ये कहते हैं कि तो पश्चिम बंगाल की जनता की लड़ाई है। अरे वो जनता इसीलिए लड़ाई लड़ पा रही क्योंकि वो साथी वहां पे खड़े रहे। हमने देखा कि किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों के द्वारा लोगों को डराया जा रहा था। मैं तो रहा वहां पे, मैंने देखा कि कैसे डराया जा रहा था कि जिससे चुनाव के दिन वोटिंग ना कर पाए। और उनको ये कहा जाता था कि देखो घर पे आप बाहर निकल गए, वोटिंग कर दिया तो आपकी खैर नहीं है। आज वो गुंडागर्दी को रोकने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी आप लोग चुनाव की राजनीति के अंदर लपेट रहे हैं। अगर वो नहीं होते 2,40,000 लोग, तो क्या पूर्णिमा जी जो लास्ट टाइम पोलिंग की समय पे हिंसा हुई थी, 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, वो किसकी जिम्मेदारी होती? संवैधानिक संस्था की यही तो जिम्मेदारी है। आपको कुछ गलत करने से रोके जाए तो आप जो बोलेंगे कि नहीं है तो ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। कहां गलत हुआ? कौन से सर्कुलर का उल्लंघन किया? कौन से प्रोसेस का उल्लंघन किया? आपको मैं वापस बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग या किसी भी संवैधानिक संस्था की हिम्मत नहीं है प्रावधानों के बाहर जाके अपनी बात कर पाए, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा दिया। तो जब आपका निश्चित ही है कि कुछ भी हो आपको सवाल उठाने ही है, तो फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। दिस इज द इश्यू विच यू डू नॉट वांट टू गेट रिजॉल्व सो दैट यू कैन कीप ऑन रेजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव अराउंड दैट। ये बेसिक अंडरलाइन स्टेटमेंट है। ठीक है, एहतेशामुल साहब आपका क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट साथ में रख रही हूँ, फिर अनुराग जी आपका क्लोजिंग कमेंट लूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, जो भी है जो सब बहुत अच्छा है। आवाज थोड़ा ये हो रहा है, आवाज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप कोशिश करिए सर बोलने की, मैं सुन रही हूँ आपको, बोलिएगा। पूर्णिमा जी, चौथी बार फिर से एक बार समझ लिए कि हमारी सरकार बनने जा रही है। हम तमाम लोगों को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता हमारी ममता बनर्जी के जो 15 साल के कार्यकाल जो लोगों के प्रति हुए, तो हम लोग जो है चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं 3 बार आपके पास आई एहतेशामुल साहब, आपको पूरा समय दिया, लेकिन 3 बार आप इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे कि आपकी सरकार बनने जा रही है। बनने जा रही है, बनेगी तो मैं आपको बधाई दूंगी, और नहीं बनेगी तो ये बताइएगा कि फिर जितना नैरेटिव फैलाया उसका फायदा क्या हुआ और जनता क्यों नाराज थी। अनुराग जी आपका क्लोजिंग कमेंट।
पूर्णिमा जी, मुझे इस बार लगता है कि ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग लीडर होने के बावजूद भी इस बार बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गई। जो व्यू रचा गया उसमें अब जाना तो उनकी मजबूरी थी, अब उसको निकलने का रास्ता उनको सूझ नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को इनके भवानीपुर में खड़ा कर दिया, तो अब इनको डर ये है कि कहीं दूसरा नंदीग्राम ना हो जाए। क्या अगर ये मान लो, मतलब मैं अगर टीएमसी के प्रवक्ता जी की बात मान लूं कि इनकी सरकार बन रही, लेकिन अगर वो अपनी सीट हार गई तो ये तो नैतिक हार हो जाएगी। तो ये इन्हें अपनी सीट भी बचानी है, स्टेट भी बचाना है, बाकी के लोगों की भी सीट बचानी है। ये बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई हैं और गई तो फिर गई। और देखिए, और वेस्ट बंगाल का चुनाव का पैटर्न ही है, आप गए तो गए, आप फिर 15-20 साल आपने वापस नहीं आना। आप आ गए, अच्छा बीजेपी भी जहां जाती है वो 15-20 साल से पहले हिलती नहीं है। तो ये दोनों तरह से प्रॉब्लम है। मतलब ममता बनर्जी के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति बन गई है वहां पे स्थिति, और बीजेपी की भी यही है, क्योंकि जो इन्होंने जिस तरह से बिल्ड किया है उसका रिजल्ट इनको इस बार चाहिए। ठीक है रोहन मित्रा जी, 30 सेकंड्स बस आपको दे पाऊंगी मैं। आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे जब मैंने आपसे अपनी बात रखी थी। नहीं पूर्णिमा जी, मेरे को यही बोलना है कि देखिए, इलेक्शन डे में रिजल्ट के साथ आप जो प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, देखिए हम सुप्रीम, मैं जानता नहीं हूँ रोहन गुप्ता किसको बोल रहे थे क्योंकि मैं मिस हो गया था। हम सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपना जो जायज सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट है, हम लोग उसको लेके इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जाएंगे आगे भी, अगर हमको लगे कि जो नाइंसाफी हो रहा है। जो हम लोग किए हैं, हम लोग एक बार भी नहीं बोल रहे कि इलेक्शन वायलेंस और जो टेक्निकल प्रोसेस है, एसआईआर का प्रोसेस है, वो अलग है। तो आप सबको, जो भाजपा जो अगर चाहेंगे कि सबको एक साथ जोड़ के, और हर मुद्दे में हम लोग को, एसआईआर कांग्रेस के जमाने में हुआ था और उसको लेके कभी पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं हुआ है, जो भाजपा के जमाने में हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए, उनका न्यूट्रलिटी पे सवाल हम उठाएंगे क्योंकि वो सवाल जायज है। लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि वाकई में गड़बड़ी पर सवाल है या नतीजों से पहले संदेह का बीज बोने की कोशिश की जा रही है। इंतजार 4 मई का, यानी नतीजों के दिन का। रोहन गुप्ता जी, रोहन मित्रा जी, मोहम्मद एहतिशामुल हक साहब, आपका शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका भी धन्यवाद। अनुराग वर्मा जी, दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए।